हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। उसके बाद इस चैप्टर की थ्योरी को हम पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो भी थ्योरी दे रखी है। इस चैप्टर में थ्योरी के पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की सबसे पहले थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में थ्योरी का दे रखा है वो है वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टाइप्स में सबसे पहले दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इट इज डिवाइडेड इनटू टू। फर्स्ट इज ग्रॉस, सेकंड इज नेट। ग्रॉस मीन्स only current assets. Total of current assets is gross working capital. Net means current assets minus current liability. On the basis of time, it is divided into two, permanent and temporary. Permanent means minimum to minimum working capital. उससे कम working capital नहीं होगी, is called permanent working capital. Over and above permanent is called temporary working capital. Permanent fix रहती है, टेम्परेरी कम ज़्यादा होती रहती है। सिग्निफिकेंस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो उसका नुकसान ये है कि हमें हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करनी होगी, क्योंकि हमारा फंड बहुत सारा आइडल पड़ा रहेगा। अगर रिक्वायरमेंट से कम है तो रिस्क होती है सॉल्वेंसी की रिस्क, हमारी गुडविल खराब हो सकती है अगर हमने रिक्वायरमेंट से कम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट की है तो। सिग्निफिकेंस ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। ओवर कैपिटलाइजेशन मीन कंपनी हैज आइडल फंड विच इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। अंडर कैपिटलाइजेशन में रिजल्ट इन रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, गुडविल खराब होने के रिस्क। सो वर्किंग कैपिटल शुड बी ऑप्टिमम। डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कौन कौन से फैक्टर से डिटर्मिनेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। कैश बैलेंस, आपको कितना कैश, अगर आप ज़्यादा कैश बैलेंस रखते हो तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, अगर आप कम कैश बैलेंस रखते हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। इन्वेंट्री, ज़्यादा स्टॉक मीन्स ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, कम स्टॉक कम वर्किंग कैपिटल। रिसीवेबल्स, ज़्यादा क्रेडिट सेल्स तो ज़्यादा डेटर्स ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, कम क्रेडिट सेल्स कम डेटर्स कम वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो जाए तो शॉर्ट टर्म में आपको कैपिटल अरेंज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप कम वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करके भी बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आप शॉर्ट टर्म सोर्स से उसको अरेंज कर लोगे। बट अगर आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आपको रिक्वायरमेंट से थोड़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, ट्रेडिंग में कम, सर्विस सेक्टर में और भी कम। मार्केट एंड डिमांड कंडीशन, मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, अगर डिमांड कम है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कम। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़, अगर टेक्नोलॉजी फास्ट चेंजिंग है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होगी, बट अगर टेक्नोलॉजी स्टेबल है, चेंज होने के चांसेस नहीं है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी कम होगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर अच्छी है, अगर आपके बिजनेस की एफिशिएंसी अच्छी है, अगर आप कलेक्शन करने में फास्ट हो, अगर आप कैश मैनेजमेंट में आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, तो आप कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चला सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कम होगी। बट अगर आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्राइस लेवल चेंज, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन कम है तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी।
अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 3 अप्रोच है कि वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एग्रेसिव अप्रोच का ये मानना है कि आप वर्किंग कैपिटल में कम इन्वेस्ट करो। अगर आप वर्किंग कैपिटल में कम इन्वेस्ट करोगे तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आरओआई इंक्रीज होगी। बट इस ऑप्शन में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कंजर्वेटिव ये पॉलिसी, ये अप्रोच ये कहती है कि आप वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, आरओआई कम हो जाएगी बट बिजनेस में रिस्क भी आपको नहीं रहेगी। मॉडरेट एवरेज इन्वेस्टमेंट, ना ज़्यादा और ना कम। फिर इस चैप्टर में थियोरी का पॉइंट दे रखा है ट्रेजरी मैनेजमेंट। व्हाट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट? ट्रेजरी मैनेजमेंट जो है वो फंड मैनेज करता है, कैश मैनेज करता है, करेंसी मैनेज करता है। आपको जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको फंड अवेलेबल कराता है। ये सब ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम होता है। इट इज डिफाइंड एज द कॉर्पोरेट हैंडलिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैटर्स, द जनरेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड फॉर बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ करेंसी एंड कैश फ्लो, एंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये सब मतलब बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड जो काम होता है वो ट्रेजरी मैनेजमेंट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या, इसके गोल क्या? मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन कैश, मिनिमाइज इंटरेस्ट कॉस्ट, मोबिलाइज मैक्सिमम कैश, effective dealing in forex market, money and commodity market. फंक्शन ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट कैश मैनेजमेंट करता है, करेंसी मैनेजमेंट में जो फॉरेन एक्सचेंज होती है उसको मैनेज करता है, फंडिंग मैनेजमेंट जब रिक्वायरमेंट होती है तो फंड अरेंज करता है, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होता है और कॉरपोरेट फाइनेंस, ये सारे वर्क ट्रेजरी डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में हम क्या मैनेज करते हैं? तीन पॉइंट को हम मैनेज करते हैं, 3 बातों को मैनेज करते हैं। एक तो कैश इनफ्लो को मैनेज करते हैं, एक दूसरा कैश आउटफ्लो को मैनेज करते हैं, और थर्ड कैश बैलेंस को मैनेज करते हैं। इट इज कंसर्न विथ मैनेजिंग ऑफ कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, कैश फ्लो विद इन द फर्म एंड कैश बैलेंस हेल्ड बाय द फर्म। मतलब इनफ्लो, आउटफ्लो और बैलेंस को मैनेज करना, इट इज कैश मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड एडुकेट कैश टू ईच यूनिट, नो आइडल फंड, सरप्लस फंड इन्वेस्ट हो जानी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है कैश मैनेजमेंट के। नीड फॉर कैश, कैश क्यों चाहिए? एक बिजनेस में कैश की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फर्स्ट, ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट। ये जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट करना, वर्कर को पेमेंट करना, एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, इन सब के लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट है। स्पेकुलेटिव नीड, अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टाइम पर रॉ मटेरियल की जो रेट है मार्केट में वो बहुत कम हो गई। जनरली रॉ मटेरियल मिलता है 15 रुपीज़ पर केजी, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर वो मार्केट में रेट हो गई केवल 9 रुपीज़ पर केजी, और हमें पता है कि रेट आगे फ्यूचर में बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगर हमारे पास कैश बैलेंस है तो हम एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की परचेज करके रख सकते हैं। हमने उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले लिया, मगर इसके लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट होगी। प्रिकॉशनरी नीड, कोई भी अनसर्टेनिटी फ्यूचर में अराइज होती है तो उसके लिए हमें सेफ्टी के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कैश बैलेंस क्यों मैनेज करते हैं? प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कैश बजट। हम प्रैक्टिकल में भी कैश बजट बनाते हैं, हमने क्वेश्चन भी किए हैं कैश बजट के। पर्पस, इंडिकेट सरप्लस कैश, इंडिकेट शॉर्टेज ऑफ कैश। कैश बैलेंस अगर नेगेटिव होता है तो पहले से ही बता देता है, कैश बैलेंस ज़्यादा होता है तो पहले से ही बता देता है। मेंटेन ऑप्टिमम बैलेंस, अवॉइड एक्सेस एंड शॉर्टेज ऑफ कैश। मेथड, एक तरीका तो है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, जो हम कैश बजट बनाते हैं क्वेश्चन में, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, जिसमें इनफ्लो, आउटफ्लो और बैलेंस को हम शो करते हैं। एडजस्टेड इनकम मेथड, ये कैश फ्लो तरीके से, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे बनाते हैं उस तरीके से हम कैश की कैलकुलेशन करते हैं।
एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड, इसमें हम एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं और कैश बैलेंस को हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे सबसे जो मेन तरीका काम में आता है वो फर्स्ट वाला है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। मेथड फॉर एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन, जब हमें कैश का कलेक्शन करना हो तो उसको फास्ट कैश का कलेक्शन कैसे करें, उसके लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, मतलब कैसे, ये क्या मेथड है, कैश कलेक्शन को फास्ट करने का मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कस्टमर को क्रेडिट सेल की और वो कस्टमर आपका रहता है, मान लेते हैं जयपुर, और आप रहते हो जोधपुर में। एक कस्टमर को आपने क्रेडिट सेल की और वो कस्टमर जयपुर का है, वो आपको पेमेंट करेगा जो भी आपने क्रेडिट पीरियड उसको दिया है। फॉर एग्जांपल, आपने उसको क्रेडिट पीरियड दिया है 1 मंथ का, तो 1 मंथ बाद वो आपको पेमेंट करेगा। पेमेंट कैसे करेगा, चेक देगा या ड्राफ्ट जो भी है वो देगा। वो चेक या ड्राफ्ट आपके पास आएगा, कैसे आएगा, बाई पोस्ट आएगा। वो आपके पास आएगा, फिर आप उसको बैंक में डिपॉजिट कराओगे। बैंक में डिपॉजिट कराने के बाद बैंक उसको क्लियरिंग का टाइम लेगी और उसके बाद वो कैश आपको अवेलेबल होगी थोड़े टाइम बाद। मतलब इस पूरी प्रोसेस में जयपुर से वो आपको चेक सेंड करेगा, 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे। फिर आप उसको बैंक में डिपॉजिट कराओगे, फिर वो बैंक क्लियरिंग से करके फिर आपको वो फंड अवेलेबल होगा। करीब करीब 5-6 दिन का टाइम लग गया। अब इसको फास्ट कैसे करें कि आपको फंड जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, इसके लिए कुछ तरीके हैं। जैसे यहाँ 2 मेथड दे रखे हैं। एक है कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग मेथड। कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग मेथड कहता है कि आप मल्टीपल कलेक्शन सेंटर बना दो। जैसे आपने जयपुर में ही आपका एक कलेक्शन सेंटर ओपन कर दिया। जयपुर में जो भी आपके कस्टमर है वो आपको चेक या डीडी जो भी होगा वो जोधपुर नहीं सेंड करेंगे। आपका कलेक्शन सेंटर कहाँ पे है, जयपुर में भी है। आप अपने कस्टमर को ये कहोगे कि आपको जब पेमेंट करना है, चेक डीडी है, हमारा कलेक्शन सेंटर जयपुर में है, आपको वहाँ ले जाकर वो चेक या डीडी देना है। जिस दिन पेमेंट ड्यू होगा, कलेक्शन सेंटर के पास में डीडी या चेक मिल जाएगा, वहीं से बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा और आपको पैसा हो सकता है 1 या 2 दिन में ही मिल जाएगा। मेंटेन नंबर ऑफ कलेक्शन सेंटर इन डिफरेंट रीजन इंस्टेड ऑफ 1 कलेक्शन सेंटर सो फास्ट कलेक्शन इज पॉसिबल। कलेक्शन सेंटर डिपॉजिट ऑल कलेक्शन इन बैंक अकाउंट विच इज फाइनली ट्रांसफर टू सेंट्रल बैंक अकाउंट, ऐसा हो सकता है। लॉक बॉक्स सिस्टम, लॉक बॉक्स सिस्टम में क्या फैसिलिटी होती है, ये जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो पोस्ट बॉक्स किराए पर देते हैं। जैसे बैंक में लॉकर किराए पे मिलता है, उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स रेंट पे मिलता है। आपने जयपुर में एक पोस्ट बॉक्स किराए पर ले लिया। अपने कस्टमर को आपने क्या कहा कि जयपुर में मेरा एक पोस्ट बॉक्स रेंट पे ले रखा है, आपको जो चेक या डीडी देना है आप इस पोस्ट बॉक्स में भेज दीजिए, मतलब पोस्ट बॉक्स में उसको रेमिट कर दीजिए। फिर आपकी जो बैंक होगी, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप अपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन दोगे कि वो पोस्ट बॉक्स ओपन करे और वहाँ से जो चेक और डीडी आया हुआ है वो ले जाके बैंक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। मतलब आपकी बैंक का ये काम रहेगा कि वो चेक या डीडी जो भी उस बॉक्स में है उसको लेना और आपके अकाउंट में जमा करना। तो कुछ टाइम इससे कम हो सकता है। द कंपनी रेंट द लोकल post office box and authorized its bank in each location to pick up remittance in the box. Customers are billed with the instruction to mail their remittance to the local box. जो भी चेक और या डीडी है वो पोस्ट बॉक्स में भेजे। The bank picks up the mail several times a day and deposit the check in the company account. It eliminates the time between the receipt of remittance by the company and deposit in the bank. तो ये कुछ मेथड दे रखे हैं कैश कलेक्शन को फास्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लोट्स विथ रेफरेंस टू कैश कलेक्शन। जब आपको पेमेंट, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप जोधपुर में हो और आपने जयपुर के किसी पार्टी को क्रेडिट सेल की,
तो वो यहाँ से पेमेंट करेगा और आपके तक आएगा, उसमें एक टाइम पीरियड लगता है और उस टाइम पीरियड को कहते हैं फ्लोट पीरियड। फ्लोट पीरियड को हमने 4 कैटेगरी में बांटा है, बिलिंग फ्लोट, मेलिंग फ्लोट, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट और बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये जोधपुर और ये हो गया जयपुर, ठीक है। मान लेते हैं आज डेट है 1 अगस्त। आपने 1 अगस्त को जयपुर के कस्टमर को गुड्स सेंड किया, और जनरली ये होता है कि जब हम गुड्स सेंड करते हैं तो साथ में इनवॉइस सेंड नहीं करते, जनरली ऐसा होता है, हम इनवॉइस साथ में सेंड नहीं करते हैं। जब जयपुर के कस्टमर को वो गुड्स मिलेगा और जब वो एक्सेप्टेंस देगा कि ओके एवरीथिंग इज़ ओके, जो गुड्स था वो मुझे मिल चुका है, हम उसके बाद बिल बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, राइट। 1 अगस्त को हमने गुड्स सेंड तो कर दिया, मान लो हमने इनवॉइस बनाया 3 तारीख को, 3 अगस्त को, तो ये जो 2 दिन का टाइम वेस्ट हो गया, इट इज़ कॉल्ड बिलिंग फ्लोट। बिल बनाने में जो टाइम लग गया, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि बिलिंग फ्लोट होगा ही होगा। अगर आपने बिल्स इनवॉइस साथ में भेज दिया तब तो बिलिंग फ्लोट नहीं होगा। हम मैक्सिमम वाली बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। फिर आपने बिल बना के कहाँ भेजा, जयपुर। जयपुर वाले ने बिल चेक किया और उसके बाद में वो क्या करेगा, उसका चेक या डीडी आपको भेजेगा। आपने बिल सेंड किया, वहाँ से उन्होंने चेक या डीडी सेंड किया, पोस्ट ऑफिस में मतलब मेलिंग में टाइम लग गया। आपको चेक मिला मान लेते हैं 6 अगस्त को, तो पहले ये जो 2 दिन इनको कहते हैं बिल प्रोसेसिंग फ्लोट। ये जो 3 दिन और लगे इसको कहते हैं मेल प्रोसेसिंग फ्लोट। अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, अभी तो आपको चेक मिला है। फिर आपने इस चेक को, अब आप इसको डिपॉजिट करोगे बैंक में। फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट डे बैंक में जाकर इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, तो ये 1 दिन और ख़राब हो गया, इसको कहते हैं चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। अभी तक आपको फंड अवेलेबल नहीं हुआ है, अब वो चेक क्लियरिंग में जाएगा या डीडी जो भी होगा क्लियरिंग में जाएगा। हो सकता है 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आया 9 तारीख को, तो ये जो 2 दिन है इसको कहते हैं बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। सबसे पहले बिलिंग फ्लोट, फिर मेलिंग फ्लोट, फिर चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, फिर बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। मतलब आपने 1 तारीख को उसको गुड सेल किया था मगर आपके अकाउंट में पैसा है 9 तारीख को। ये जो 9 दिन, इट इज़ कॉल्ड फ्लोट पीरियड, जो 4 कैटेगरी में हमने बांटा है, बिलिंग, मेलिंग, चेक प्रोसेसिंग और बैंक प्रोसेसिंग, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट थ्योरी का है वर्चुअल बैंकिंग, जो आज के टाइम में तो सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल बैंकिंग डिनोट द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विस थ्रू एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विदाउट डायरेक्ट रिकॉर्ड्स टू द बैंक बाय द कस्टमर। आपको बैंक में रुपए डिपॉजिट कराने, किसी और कोई आपको बैंक में डिपॉजिट ट्रांसफ़र करा रहा है, तो आज के टाइम में तो बहुत इजी है किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना विदाउट आपको बैंक जाना नहीं है। सीधे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके आपके बैंक में सीधे ट्रांसफ़र करा सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटी होती है। ये सारा सिस्टम क्या है, वर्चुअल बैंकिंग। मतलब आपने ऑनलाइन ही बैंक के सारे काम कर लिए, विदाउट बैंक गए आपने सारे काम, डिपॉजिट कराना, विड्रॉल कराना, सब कुछ आपने अपने घर से ही इंटरनेट की हेल्प से कर लिया। एडवांटेज, लो कॉस्ट, इंक्रीज स्पीड। आज आपको जयपुर से कहीं से कुछ पेमेंट मंगाना है, इमीडिएटली सेम टाइम पर आप पेमेंट मंगा सकते हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाता है नेट की वजह से, आरटीजीएस वगैरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांच, बैंक को भी ज़्यादा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही सारा काम हो जाता है। रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल रहती है। फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है, बहुत कम टाइम में आपका काम हो जाता है। कैश मैनेजमेंट मॉडल, कैश बैलेंस कितना रखें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ज़्यादा रखना भी गलत है, कम रखना भी गलत है। कैश बैलेंस को कैसे मैनेज करें, इसके लिए 2 मॉडल है, विलियम जे बॉमल ईओक्यू मॉडल और मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। विलियम जे मॉडल जो है वो क्या बताता है, इट इज सेम एज ईओक्यू मॉडल। अकॉर्डिंग टू मॉडल,
ऑप्टिमम कैश लेवल इज दैट लेवल ऑफ कैश वेयर द कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। जैसे हम मटेरियल चैप्टर में पढ़ते हैं कॉस्टिंग में, ईओक्यू। व्हाट इज ईओक्यू? एक ऑर्डर की साइज और इकोनॉमिक साइज जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। सेम यहां पर भी आपको कितना कैश बैलेंस मैनेज करना है जिससे कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब इसमें कॉस्ट क्या क्या है, एक तो कैरिंग कॉस्ट और एक आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जहां पर मिनिमम हो आपको उतना कैश बैलेंस मैनेज करना चाहिए। कैरिंग कॉस्ट रेफर टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश। इट इज सेम एज ईओक्यू मॉडल इन कॉस्टिंग। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूं। एक तो होता है हमारे बिजनेस में कैश बैलेंस और एक होता है उसका इन्वेस्टमेंट। हमारे पास अगर सरप्लस कैश है तो हम उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है हम इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो कैश बैलेंस को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना और इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना, इसकी क्या साइज होनी चाहिए, ऑप्टिमम साइज। मतलब एक बार में कितना इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट होना चाहिए या कैश इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसे है कि अगर हमारे पास सरप्लस 10 रुपए हैं तो क्या 10 रुपए को भी इन्वेस्ट कर दें, क्या ऐसा करना चाहिए? या एक बार में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करें या 20,000 इन्वेस्ट करें। तो एक बार की इन्वेस्टमेंट की साइज क्या होनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो एक बार में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, वो साइज हमें ये मॉडल बताता है। अब ये कहता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करते हो तो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है। जैसे हम जब मटेरियल, जब हमने चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने मटेरियल का, तो जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक खर्चा लगता है जिसको कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो पर ऑर्डर लगती है। तो इसी तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो एक एक्सपेंडिचर लगता है जिसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, और वो पर ट्रांजैक्शन लगता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अगर कम करना है तो आप एक बार में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कैश में कन्वर्ट करो। जैसे वहाँ पर अगर आप ऑर्डर की साइज बढ़ा देते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम प्लेस करने पड़ते हैं, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। सेम उसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट बड़ा अमाउंट कैश में कन्वर्ट करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको कम करने पड़ेंगे, इससे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। बट आप इन्वेस्टमेंट का बड़ा अमाउंट अगर कैश में कन्वर्ट करते जाओगे तो आपको नुकसान होगा, और वो होगा इंटरेस्ट का नुकसान, कैरिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं। तो आपको एक बार में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट का कैश में कन्वर्ट करना है वो ये मॉडल बताता है, जो कि इकोनॉमिकल हो। इट इज सेम एज ईओक्यू मॉडल। ठीक है। मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल, ये जो कैश मैनेजमेंट मॉडल है ये क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो मिलर और मॉडल है, इन्होंने कैश की 3 लिमिट को बताया कि कंपनी को कैश की 3 लिमिट बनानी है। एक लिमिट होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट, और एक होती है एवरेज यानी कि रिटर्न लिमिट। मान लो आपका कैश बैलेंस आज यहाँ पे है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। आपका कैश बैलेंस मान लेते हैं आज यहाँ है। अब कैश बैलेंस तो चेंज होता रहता है। जैसे ही कैश बैलेंस अपर लिमिट को टच करे या क्रॉस करे, इसका मतलब है आपके पास रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कैश है, आपको सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, और इतना इन्वेस्ट करना है कि आप कहाँ आ जाओ, आप रिटर्न लिमिट पे आ जाओ। मतलब जैसे ही आपका कैश बैलेंस अपर लिमिट पे पहुंचे या उससे ज़्यादा हो जाए तो आपको इतना कैश इन्वेस्ट करना है कि आप रिटर्न लिमिट पे आ जाओ। जैसे ही आपका कैश बैलेंस लोअर लिमिट को टच करे या उससे भी कम हो जाए तो आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को आप बेचोगे, और इतना बेचोगे कि आप रिटर्न लिमिट पे आ जाओ। जब तक
इन दोनों लिमिट के बीच में कैश बैलेंस चल रहा है। आपको ना तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदनी है और ना ही बेचनी है। आपको अपर लिमिट फिक्स करनी है, लोअर लिमिट फिक्स करनी है और रिटर्न लिमिट। अपर लिमिट पे जैसे कैश बैलेंस जाता है आपको इन्वेस्ट करना है और आप सीधे कहाँ आ जाओगे, रिटर्न लिमिट पे। जैसे लोअर लिमिट पे आए आपको इन्वेस्टमेंट को बेचना है और आप कहाँ आ जाओगे, रिटर्न लिमिट पे। जब तक अपर और लोअर के बीच में कैश बैलेंस का ग्राफ चलता रहता है आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इट इज मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल. दिस मॉडल is designed to determine the time and size of transfer between an investment account and cash. Three limits are fixed: upper, lower and return. When the cash balance reaches the upper limit, the transfer of cash equal to upper minus return limit is transferred to investment account. When it touch lower limit, the transfer of cash equal to return limit minus lower limit is transferred from investment account to cash account. It is Miller और कैश मैनेजमेंट मॉडल, और ये दोनों मॉडल थ्योरी के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट इज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो गाइडिंग प्रिंसिपल, सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, सेफ्टी, मिनिमम रिस्क, कम से कम रिस्क, मैच्योरिटी, लो मैच्योरिटी पीरियड का, ऐसा नहीं कि 10 साल या 12 साल या 15 साल मैच्योरिटी पीरियड है, जिसकी मैच्योरिटी पीरियड कम हो वो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है. मार्केटेबिलिटी, लिक्विड एंड मार्केटेबल, मतलब जब आप उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर सको. तो सेफ्टी, लिक्विडिटी और मैच्योरिटी, मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी एक ही बात है. डेवलपमेंट इन कैश मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. जनरली आज के टाइम में जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा होता है. इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली. इट हेल्प कस्टमर इनटू इंस्टेंट अपडेशन ऑफ अकाउंट्स, क्विक ट्रांसफ़र ऑफ फंड, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आज के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है. जीरो बैलेंस अकाउंट. In this system, every day the firm total the cash check presented for payment against the account. The firm transfer the balance amount of cash into the account, if any, for buying marketable securities. In case of shortage of cash, the firm sells the marketable securities. आप रोज के रोज चेक करते हो कि आज हमें कितना पेमेंट करना है. मान लो आज आपको पेमेंट करना है 2 लाख रुपए का और आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं 2,50,000, मतलब 50,000 ज़्यादा है. तो आप ऐसा सिस्टम करो कि 50,000 कि आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ परचेज कर ली, ठीक है. फिर जैसे ही मान लो आपको ज़रूरत पड़े, जब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट डे आपने पेमेंट आज कितना करना है कि आज हमें टोटल पेमेंट करना है 3 लाख रुपए. बैंक में कितना बैलेंस है कि 2,80,000 ही है. आपने 20,000 मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को सेल करके कैश में कन्वर्ट कर दिया. तो मतलब आप रोज के रोज चेक करते हो कि आज हमें पेमेंट जो करना है और हमारा बैलेंस कितना है बैंक में, उसके हिसाब से आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में या तो इन्वेस्ट करते हो या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचकर कैश में कन्वर्ट करते हो. ये फैसिलिटी बहुत सारी बैंक प्रोवाइड कराती है. जीरो बैलेंस अकाउंट. पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम. इसमें आप हर वीक, जो आने वाला वीक है, उसमें कितना पेटी एक्सपेंडिचर होगा उसको एस्टिमेट करते हो और उतना बैलेंस आप पेटी कैश अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हो, जहाँ से आप वो सारा जो एक्सपेंडिचर आपने एस्टिमेट किया था उससे पेमेंट कर दोगे. Company estimate next week expenses and keep separately for making petty expenses. Again, in next week, expenses are estimated and kept separately. It will help management in managing petty cash expenses. हर वीक जो आने वाला जो नेक्स्ट वीक है उसका एक्सपेंसेस आप एस्टिमेट करो और आप उतना बैलेंस पेटी कैश अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, जिससे कि वो सारे पेटी एक्सपेंसेस आप पेमेंट कर सको. फिर नेक्स्ट वीक फिर से आप नेक्स्ट वीक का आप पेटी एक्सपेंसेस एस्टिमेट करो और उतना अमाउंट पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट में डिपॉजिट करा दो. मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेरी कैश सरप्लस. इट कैन बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इनटू शेयर ऑफ ब्लू चिप कंपनी. मतलब जो अच्छी कंपनी है, जो ब्लू चिप कंपनी का मतलब है जो कंपनी जिसकी मार्केटेबल, जिस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है और जो कंपनी जो है वो अच्छा रिटर्न देती है, हर तरीके से वो बेस्ट कंपनी है, हम उनको ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, ठीक है. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक. बैंक में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो जाए. शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, कोई डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म का, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकें. लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सके. तो टेम्परेरी कैश
अगर हमारे पास सरप्लस आती है तो हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर सके, इसके लिए पहले से हमें मैनेज कर लेना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे हमारे पास सिस्टम अवेलेबल रहते हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं या फिर रिसिप्ट करते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे। सेविंग ऑफ टाइम, डिक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट, लेस पेपर वर्क, एक्यूरेसी, कंट्रोल, फास्ट ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड अवेलेबल वेन एवर रिक्वायर्ड, नो आइडल फंड, फास्ट रिकन्सिलेशन, डिटेक्शन ऑफ बुक कीपिंग एरर्स, रिड्यूस नंबर ऑफ चेक्स, अर्न इंटरेस्ट। बहुत सारे बेनिफिट है ये जो इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफ़र होता है उसका। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट मीन्स डेटर मैनेजमेंट एक्चुअली। आस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट में क्या क्या कवर होता है? एक तो होती है क्रेडिट पॉलिसी, जिसमें क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट, इन सब को डिसाइड किया जाता है। क्रेडिट एनालिसिस, डेटर का एनालिसिस कैसे करेंगे? हम उधार बेचने से पहले डेटर का एनालिसिस करते हैं कि इसको उधार बेचे या नहीं बेचें। कैलकुलेट रिस्क इन क्रेडिट सेल्स। कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल, इट इंक्लूड कलेक्शन पॉलिसी, मतलब रिसीवेबल मैनेजमेंट में 3 पॉइंट कवर होते हैं। एक तो क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा आता है क्रेडिट एनालिसिस करना, और तीसरा आता है डेटर के ऊपर कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स, डेटर आप जब उधार बेचते हो तो उधार बेचने की क्या कॉस्ट? एक आपने कैश सेल्स की, एक आपने क्रेडिट सेल्स की। तो कैश सेल्स की उसमें तो हाथों हाथ आपको कैश रिसीव हो जाती है, मगर क्रेडिट सेल्स करने पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे आपको इनकर करने पड़ते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जब आप किसी को क्रेडिट सेल करोगे तो आप उसका अकाउंट भी मेंटेन करोगे, अकाउंट मेंटेन करने की कॉस्ट, क्रेडिट एनालिसिस करने की कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, आपको कलेक्शन करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट, बैड डेट्स हो सकता है, आपको फास्ट कलेक्शन करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ सकता है तो डिस्काउंट की कॉस्ट। ये सब कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स है, या इसको कॉस्ट ऑफ डेटर भी कह सकते हो आप। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग साइज ऑफ रिसीवेबल, आपके डेटर ज़्यादा होंगे कम होंगे, ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन सेल्स, अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो उससे आपकी सेल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एक कंपनी होती है जो केवल कैश सेल्स ही करती है, अगर क्रेडिट सेल्स की जाए तो क्या सेल्स बढ़ती है? अगर सेल्स बढ़े तो हम क्रेडिट पर सेल करें। अगर मान लो हम कैश सेल्स करते हैं और क्रेडिट सेल्स की फैसिलिटी देने के बाद भी हमारी सेल्स नहीं बढ़ती है तो श्योर है हम क्रेडिट सेल्स नहीं करेंगे। क्रेडिट टर्म्स हमारे क्या है, उसके बेस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी क्रेडिट सेल्स कर सकते हैं, डिस्काउंट देते हैं या नहीं देते हैं। पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिंग डेटर्स, हम किन को उधार देते हैं वो हमारी पॉलिसी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे डेटर्स कितने होंगे। कलेक्शन पॉलिसी, हमारी कलेक्शन पॉलिसी कैसी है, लिबरल है, बहुत रिजिड है, किस टाइप की कलेक्शन पॉलिसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे डेटर्स कितने होंगे। प्लेजिंग एंड फैक्टरिंग, प्लेजिंग और फैक्टरिंग क्या होता है? प्लेजिंग में हम मोर्टगेज लोन लेते हैं। मोर्टगेज लोन में क्या होता है कि हम कोई प्रॉपर्टी को मोर्टगेज रखते हैं और उस पर लोन ले लेते हैं। प्लेजिंग में भी ऐसा ही होता है। प्लेजिंग ऑफ डेटर्स में हम हमारे डेटर्स को प्लेज कर देते हैं। डेटर भी क्या एक एसेट ही है, हम हमारे डेटर्स को प्लेज करके उस पर हम लोन लेते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। लेंडर scrutinize the quality of debtor, select account receivable, create lien on collateral and fix the percentage of financing receivable. It is easy and flexible but its cost is high. हमने हमारे डेटर की सिक्योरिटी पर लोन ले लिया, इट इज़ कॉल्ड प्लेजिंग, राइट। यहाँ पर प्लेजिंग का ये मतलब है। फैक्टरिंग, फैक्टरिंग में हम हमारे डेटर को किसी और को सेल कर देते हैं। जिसको हम सेल करते हैं उसको हम कहते हैं फैक्टर। हम हमारे डेटर को ही सेल कर देते हैं। इट इज आउटराइट सेल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल टू ए फैक्टर और ए फाइनेंसिंग एजेंसी। ए फैक्टर इज ए फर्म दैट एक्वायर द रिसीवेबल ऑफ अदर फर्म। द फैक्टरिंग एजेंसी बियर्स द राइट ऑफ कलेक्शन एंड सर्विसेज द अकाउंट फॉर ए फी।
इन नॉन रिकोर्स, ये भी दो तरह की होती है फैक्टरिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टरिंग, वन इज नॉन रिकोर्स, नॉन रिकोर्स में फैक्टर बैड डेट्स की रिस्क भी लेता है, बट इन केस ऑफ रिकोर्स फैक्टरिंग फैक्टर केवल कलेक्शन करता है, बैड डेट्स की रिस्क नहीं लेता। इन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग फैक्टर बियर द लॉस ऑफ बैड डेट्स, बट इन केस ऑफ रिकोर्स फैक्टरिंग फैक्टर डज नॉट बियर द लॉस ऑफ बैड डेट्स, राइट। तो ये सारे थ्योरी के पॉइंट इसमें दे रखे हैं, और रिसीवेबल मैनेजमेंट में एक और थ्योरी का पॉइंट दे रखा है, वो है रिसीवेबल मैनेजमेंट में सम टेक्निक्स, री इंजीनियरिंग रिसीवेबल प्रोसेस। इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि हम हमारी बिजनेस प्रोसेस को ऐसा बना दें कि हम हमारे रिसीवेबल को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ, हमारे सिस्टम में कुछ ऐसा इनकॉर्पोरेट किया जाए कि हम रिसीवेबल को प्रॉपर मैनेज कर सकें। जैसे सेंट्रलाइजेशन, जो बड़े क्रेडिट सेल्स वाले ट्रांजैक्शन हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाए, मतलब उसका डिसीजन, जैसे मान लो किसी को उधार सेल करना और बहुत छोटा ट्रांजैक्शन है, तो ठीक है सेल्स मैनेजर ने अपने लेवल पर ही उसको उधार दे दिया, बट मान लो किसी को हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं और उसका अमाउंट बहुत बड़ा है, तो उसका डिसीजन हमने एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है उसको दिया, उसने सारा एनालिसिस करने के बाद ये चेक किया कि इसको उधार में सेल करना है या नहीं करना है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ हाई नेचर ट्रांजैक्शन। ऑल्टरनेटिव पेमेंट स्ट्रेटेजी, कस्टमर जब हमें पेमेंट करेगा तो हम क्या क्या स्ट्रेटेजी से उससे कलेक्शन कर सकते हैं जिससे कि कलेक्शन फास्ट हो जाए, टाइमली कलेक्शन हो जाए। प्रोवाइड कस्टमर टू डिफरेंट पेमेंट मोड, जैसे हम उसको कह सकते हैं डायरेक्ट डेबिट टू देयर अकाउंट, इंटीग्रेटेड वॉइस रेस्पॉन्स, कलेक्शन बाय थर्ड पार्टी, लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग हो सकता है, पेमेंट वाया इंटरनेट हो सकता है। जब हम उनको बहुत सारे तरीके देंगे पेमेंट करने के, तो पेमेंट भी क्या होगा, हमारा कलेक्शन भी क्या होगा, फास्ट कलेक्शन होगा। तो कुछ ऐसे सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें रिसीवेबल को मैनेज करने में आसानी रहे। ऑटोमेटेड अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करना जिससे कि सारे डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहे। इट इज़ ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम विच ऑटोमेटिकली अपडेट ऑल द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अफेक्टिंग बाय ट्रांजैक्शन। सिस्टम हेल्प इन अकाउंटिंग कलेक्शन एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। इस टाइप का अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करना। एजिंग शेड्यूल, इसमें हम डेटर को एज वाइज क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमारे टोटल डेटर हैं सपोज 50 लाख रुपीज़ के, अब हमने उसको क्लासीफाई किया, इसमें कौन से डेटर ऐसे हैं जो कि अप टू 30 डेज वाले हैं, मतलब अभी उनको गुड सेल किया हुआ है 30 दिन ही हुआ है, 30 दिन या उससे कम हुआ है। फिर हम निकालते हैं 1 to 3 मंथ वाले डेटर, फिर हम निकालते हैं 3 to 5 मंथ वाले डेटर, फिर हम निकालते हैं 5 to 6 मंथ वाले डेटर, और अबोव 6 मंथ वाले डेटर। हमने इसको इस तरह से जैसे क्लासीफाई किया। एग्जाम्पल ये है मैंने, ये अप टू 30 डेज और ये। अब जैसे ये वाले डेटर हैं अप टू 30 डेज, तो अभी तो इनको उधार बेचा हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 1 to 3 मंथ वाले को हम फ़ोन करके कह सकते हैं कि भैया थोड़ा पेमेंट ड्यू होता है, देना है आपको। 3 से 5 मंथ वाले को हो सकता है, 5 to 6 मंथ वाले को, इनको हम फ़ोन पे ये भी कह सकते हैं भैया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आप पैसे दो, अदरवाइज़ हम हो सकता है लीगल सूट भी आपके ऊपर फाइल कर दें। अबो 6 मंथ वाले पे तो लीगल सूट फाइल कर ही दो। मतलब हमने डेटर को क्लासीफाई किया है एज पर एज, हमने उनको जो गुड सेल किया हुआ उसको कितना टाइम हो चुका है, हमें उससे एक्शन लेने में हेल्प कर रहती है कि हमें किस डेटर पे क्या एक्शन लेना है। ये होती है एजिंग शेड्यूल। व्हेन रिसीवेबल आर एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज, द प्रोसेस इज नोन एज प्रिपेयरिंग द एजिंग शेड्यूल ऑफ रिसीवेबल। Purpose is to control over the quality of individual account and take proper action for any abnormal data. Advantage क्या, liquidity comparison with other firm, help in prediction of collection pattern etc. इन सब में ये हेल्प करती है एजिंग शेड्यूल। टाइमली एक्शन भी लेने में हेल्प करती है कि किस डेटर पे हमें लीगल सूट फाइल करना है, किस पे नहीं करना है, किसके साथ क्या एक्शन लेना है, ये सब पॉइंट को डिसाइड करने के लिए एजिंग शेड्यूल काम आती है। कलेक्शन प्रोग्राम, कलेक्शन प्रोग्राम में इट इंक्लूड मॉनिटरिंग द स्टेट ऑफ रिसीवेबल, इंटीमेशन टू कस्टमर ऑन ड्यू डेट, थ्रेट लीगल एक्शन वेन एवर रिक्वायर्ड,
लीगल एक्शन ऑन ओवरड्यू अकाउंट, ये सब कलेक्शन प्रोग्राम में आता है। इसके बाद थियरी में आता है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। हम जो उधार परचेज करते हैं उसका फ़ायदा क्या, उसका नुकसान क्या। पहले तो नुकसान क्या, जब हम उधार में खरीदते हैं तो प्राइस ज़्यादा लगती है। एक हम कैश में खरीदेंगे तो वहाँ पर प्राइस कम लगती है क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट मिल जाता है। लॉस ऑफ गुडविल इफ़ नॉट पेड टाइमली, श्योर है ये तो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, उस क्रेडिटर का अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट। कंडीशन ऑफ क्रेडिट, वो जब उधार बेचेगा तो बहुत सारी कंडीशन हमारे ऊपर लगा सकता है, तो वो सारी कंडीशंस का भी हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। बेनिफिट, इंटरेस्ट फ्री लोन, एक तरह से आपने उधार परचेज कर लिया, पेमेंट करने की आपको कुछ टाइम के लिए ज़रूरत नहीं है, तो एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिला हुआ है। बेनिफिट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इनकन्वीनियंस, ये सब उधार परचेज करने के फायदे और नुकसान है। सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल के लिए हमें फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, उसके लिए सोर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, स्पॉन्टेनियस सोर्स और नेगोशिएटेड सोर्स। स्पॉन्टेनियस सोर्स का मतलब है जो हमें नेचुरली मिले हुए, जैसे हमने उधार परचेज कर लिया, क्रेडिटर्स हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये सब स्पॉन्टेनियस सोर्स है जो कि नेचुरली हमें मिले हुए। द सोर्स विच नेचुरली अराइज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ट्रेड क्रेडिट, क्रेडिट फ्रॉम एम्प्लॉइज, बिल्स पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये सब। नेगोशिएटेड सोर्स, these those sources which have to be specifically negotiated with lender, for example intercorporate loan, commercial paper, fund generated from operation। इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं। पब्लिक डिपॉजिट, हम एक चैप्टर है जिसमें पढ़ेंगे और वो है चैप्टर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये कॉमर्शियल पेपर क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, बिल्स डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, कॉमर्शियल बैंक, ये बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक चैप्टर ही है पूरा सोर्स ऑफ फाइनेंस, उसमें हम ये कॉमर्शियल पेपर, पब्लिक डिपॉजिट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फॉलोइंग पैरामीटर्स विल गाइड इन द डिसीजन, हमें कौन से सोर्स से पैसा अरेंज करना है, इसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट, कहाँ पर क्या कॉस्ट लगेगी, मतलब इंटरेस्ट की रेट, फिजिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या वो इम्पोज करेगा हमारे ऊपर, क्रेडिट रेटिंग एटसेट्रा। बैंक क्रेडिट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, बैंक आपको सीसी लिमिट देती है, ओवरड्राफ्ट देती है, आपकी बिल्स डिस्काउंटिंग करती है, बिल्स एक्सेप्टेंस, लाइन ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी जिसको कहते हैं, बैंक गारंटी, इन सब फॉर्मेट में बैंक आपको फाइनेंस करती है। तो जब हम सोर्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट वहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ये थी थ्योरी चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। अब हम करेंगे इस चैप्टर का रिवीजन, मगर इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। रिवीजन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो नंबर है वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।